बेंगलुरु से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 29 साल की एक महिला पूरे 19 दिनों तक एक फ्रिज में बंद थी। पूरी कहानी क्या थी, उस महिला के साथ क्या कुछ हुआ था, विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दिल्ली में हुआ श्रद्धा केस आपको याद ही होगा। श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने उसकी हत्या कर कई टुकड़े कर फ्रिज में लाश को छुपा दिया था। इस घटना ने देश में सनसनी मचा दी थी। अब बेंगलुरु से कुछ ऐसी ही घटना सामने आ रही है। महालक्ष्मी नाम की महिला की लाश जब उसके ही घर के फ्रिज में मिली तो हंगामा बरत गया। अब इस मामले के जो राज सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्राइम सीन कुछ ऐसा था कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम को टुकड़ों और सबूतों को समेटने के लिए एक सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दा घर के कर्मचारियों तक को बुलाना पड़ा। फिलहाल कातिल और कत्ल की वजह दोनों ही अंधेरे में है। बेंगलुरु के 42 काबल इलाके 21 सितंबर की दोपहर को करीब 3:30 बजे को इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी की शक्ल में एक नई किराएदार आई थी। नेपाल के रहने वाली महालक्ष्मी यहाँ अकेली रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह ये थी कि वो हर रोज अपने घर से सुबह 9:30 बजे निकलती और रात 10:30 बजे के बाद ही घर लौटती। महालक्ष्मी की माँ और बहन इसी बेंगलुरु में रहा करते थे। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो जाता है। उसकी माँ और बहन लगातार फोन करते पर बात नहीं हो पाती। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसी बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हैं कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी के बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी माँ और बहन का पता और फोन नंबर दिया था। मकान मालिक महालक्ष्मी की माँ को फोन करता है और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी देता है। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी की माँ से बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा जाती है। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी माँ के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंच जाती है। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला जाता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आती है कि सभी पीछे हट जाते हैं। कुछ देर बाद हिम्मत कर वो फिर से अंदर जाते हैं। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे लुतड़े पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भाग निकले। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दहला देने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। वो फौरन पुलिस को फोन करता है। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। अब पुलिस कमरे में जाती है, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि उनसे रुका नहीं जाता। पुलिस टीम भी बाहर निकल आती है। फिर डबल मास्क मंगाया जाता है। उस डबल मास्क के साथ फिर से पुलिस कमरे के अंदर जाती है। फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था। सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे। बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में एक सर। यह सर महालक्ष्मी का था, लेकिन जब पुलिस की नजर कमरे में फर्श पर पड़ी तो फर्श का मंजर देखकर पुलिस वालों के पांव कांप जाते हैं, क्योंकि वहां जमे हुए खून के साथ साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। उस कमरे में रखे 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी अनगिनत टुकड़ों में बंद थी। खुद बेंगलुरु पुलिस को भी याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक क्राइम देखा हो। उस कमरे में कत्ल के सबूत टुकड़ों के शक्ल में बिखरे पड़े थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम के लिए भी ये एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना हद से ज्यादा मुश्किल था। लिहाजा अब मदद के लिए फॉरेंसिक टीम को सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दाघर स्टाफ को बुलाना पड़ा। मुर्दाघर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक बिखरी लाश के टुकड़ों को समेटा गया और इसे समेटने के दौरान ये अंदाजा हुआ कि लाश के टुकड़ों की तादाद 30 से 40 से दरमियान है। टुकड़ों में बटी इस लाश को अब मुर्दाघर भेज दिया गया। लाश के टुकड़े समेटने के बाद
अब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई कॉल किया गया और ना ही कोई कॉल रिसीव किया गया है। इससे बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ है। पर सवाल ये है कि आखिर महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से किसने मारा? उसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वो कातिल कौन है? तो अब बेंगलुरु पुलिस की जांच शुरू होती है। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद ये पता चलता है कि 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में ही रहा करता था। 2019 में ही महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचते हैं। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा था, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्समैन टीम लीडर की नौकरी मिली थी। दोनों बेंगलुरु के ही नेलमंगला के एक इलाके में किराए के घर में रहने लगे थे। बाद में दोनों को एक बेटी हुई। 2023 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ ही रहती थी, जबकि महालक्ष्मी ने व्याली कवल इलाके में 5 महीने पहले यहाँ किराए का एक कमरा ले लिया था। जब वो यहाँ अकेली रहती थी, हर 15 दिन या महीने में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। तफ्तीश के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच अब इस दूरी की वजह लव ट्रायंगल थी। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाला एक हेयर ड्रेसर अशरफ नाम का लड़का और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़ा होता था और इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी हेमंत से अलग रहने लगी थी। कुछ महीने माँ और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के इस घर में आ गई। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती थी और रात 10:30 बजे के बाद घर आती थी। पड़ोसियों ने कुछ मौकों पर एक अजनबी को महालक्ष्मी को घर से ले जाते और लाते हुए जरूर देखा था। नहीं, एक लड़का था इधर ही कॉर्नर रोड में ड्रॉप करता चलता। वो लड़का क्या कौन है मैं देखा नहीं। उसका भैया भाभी उधर ही मैं देखा नहीं। दुकान से आते क्या आइटम होना लेता चलता पता नहीं। लड़की क्या कैसा है आपको पता नहीं। लेकिन वो कौन लड़का था इसके बारे में उसके पड़ोसी भी नहीं जानते थे, क्योंकि पुलिस को महालक्ष्मी के पति हेमंत ने भी अशरफ नाम के एक हेयर ड्रेसर के बारे में बताया था। इसलिए बेंगलुरु पुलिस हेमंत दास के द्वारा बताए पते पर अशरफ के पास पहुंचती है। इत्तेफाक से अशरफ अपनी दुकान पर ही मिल गया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ जिस पर हेमंत को शक था, बेंगलुरु पुलिस उन दोनों से लंबी पूछताछ कर चुकी थी। लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। उन दोनों के मोबाइल के कॉल डिटेल्स भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक की उनकी लोकेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इन पर शक किया जा सके। यानी सवाल अब भी यही है कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन था, जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश के टुकड़ों को फ्रिज में भर दिया। लेकिन जब कातिल का पता लगाने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स को चेक किया तो उस शक की सुई एक अजनबी की तरफ घूम गई। पुलिस का कहना था कि उस अजनबी के बारे में उनके पास सारी जानकारी है और उन्हें उसका नाम भी पता था। यहाँ तक कि पुलिस को यह भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो व्यक्ति बेंगलुरु से फरार हो चुका है, जिसकी वजह से घटना के समय कोई आवाज बाहर नहीं आई, क्योंकि जिस तरह से लाश के टुकड़े किए गए थे उसको देखकर भी पुलिस को अंदाजा यही था कि ये कत्ल जल्दबाजी में नहीं किया गया है। यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए गए हैं।
यानी कत्ल के बाद भी वो कई घंटे या पूरी रात ही उसी घर में रहा हो। हालांकि हैरानी इस बात पर थी कि किसी ने कातिल को आते या जाते नहीं देखा था। अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी, तभी अचानक एक दिन पुलिस के पास एक व्यक्ति का फोन आया। उसने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का कत्ल उसके भाई मुक्ति रंजन रॉय ने किया है। दरअसल महालक्ष्मी किसी मॉल के एक ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स गर्ल्स काम कर रही थी और वहीं पर उसकी मुलाकात मुक्ति रंजन रॉय से हुई थी। मुक्ति रंजन भी वहां पर काम करता था। वहीं पर काम करते करते मुक्ति और महालक्ष्मी की दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। जहां मुक्ति रंजन महालक्ष्मी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था, तो वहीं महालक्ष्मी की दोस्ती और भी कई लड़कों से थी और ये बात लगातार मुक्ति रंजन को खटक रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर महालक्ष्मी के प्रति गुस्सा और नफरत पैदा होने लगा। हर दिन उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे और फिर 1 सितंबर को महालक्ष्मी ने अपने घर वालों से फोन पर कहा कि वो इस शनिवार को माँ से मिलने घर आ रही है। लेकिन उस दिन मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी के घर में ही उसके टुकड़े करके घर में रखे फ्रिज के अंदर भर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल करने के बाद मुक्ति रंजन ने अपने छोटे भाई को फोन किया और उसे तुरंत किराए का घर खाली करने को कहा। लेकिन जब मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने उससे अचानक घर खाली करने का कारण पूछा तो उसने अपने भाई को कहा कि वो इस बारे में फोन पर बात नहीं कर सकता, वो घर पहुंचकर उसे सब कुछ बताएगा। मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने खुलासा किया कि महालक्ष्मी को कत्ल करने के बाद मुक्ति रंजन अपने किराए के घर पर आया था। वहां पर उसने अपने भाई को बताया कि उसने गुस्से में आकर महालक्ष्मी का कत्ल करके उसके टुकड़े कर दिए। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि वो अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए अब वो पुलिस से बचने के लिए बेंगलुरु छोड़कर अपने पैतृक घर उड़ीसा जा रहा है। इस बात का पता चलते ही मुक्ति रंजन के भाई ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली तब तक मुक्ति रंजन बेंगलुरु से फरार हो चुका था। उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को मुक्ति रंजन की सही लोकेशन का पता लगाने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर 25 सितंबर को जानकारी मिली कि उड़ीसा के भद्रक में कुलपुरा कब्रिस्तान के पास मुक्ति रंजन ने अपनी जान दे दी। साथ ही उसने एक नोटबुक में अपना गुनाह कबूल करते हुए लिखा था कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से वो ये कदम उठा रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें